तो ये डिटेल नोटिफिकेशन हम चर्चा करेंगे। यूपीएसआई उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के विषय में। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि 4 कैटेगरी में पोस्ट आया है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुष महिला थानों पे जो काम करती है पुलिस, और प्लाटून कमांडर पीएसी बटालियन में जो 2 स्टार अधिकारी होते हैं उन्हें प्लाटून कमांडर कहते हैं, और जब वो फील्ड में ड्यूटी करते हैं तो उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस कहलाते हैं। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन 2020 में हुआ था। उसके तहत ये वैकेंसी आई है। और इसके बाद महिला बटालियन जो नई बनी है, महिला बटालियन बनी है, जो कि अभी गोरखपुर में और बदायूं में और लखनऊ में बटालियंस हैं। ये अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई और उदा देवी के नाम पर बनी हैं, और भी बनी हैं। तो 2020-21 से बातें चली थी महिला बटालियन बनाने की, और फाइनली वो बन के अब तैयार है महिला बटालियन पीएसी की। तो उनमें उप निरीक्षक के पद आए हैं। अब इसमें श्रेणीवार इसमें विवरण दिया गया है। अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए टोटल उप निरीक्षक के 4242 पद हैं, और प्लाटून कमांडर पीएसी के लिए 135 पद हैं, जो कि केवल पुरुषों के लिए हैं। और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए 60 पद हैं, ये भी केवल पुरुष वर्ग के लिए है। और जो महिला बटालियन के लिए पद आए हैं 106, ये केवल महिला वर्ग के लिए है। फिर उत्तर प्रदेश में प्लाटून कमांडर पीएसी, उप निरीक्षक सशस्त्र बल, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के पदों पर चयन केवल पुरुष अभ्यर्थी प्राप्त होंगे। जो कि इसमें पहले देखा कि हमने जो ख श्रेणी और ग श्रेणी है ये केवल पुरुषों के लिए है, और क श्रेणी जो है पुरुष महिलाओं दोनों के लिए है, और जो घ श्रेणी है ये महिलाओं के लिए है केवल। यही डिटेल दिया है। आवेदन शुरू हो गया 12 अगस्त से। सब लोग जल्दी से जल्दी आवेदन कर दें। एक बात और ध्यान दीजिए कि अपना सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एसटी का आप लोग जल्दी से बनवा के आरक्षण का जिन्हें भी लाभ लेना है वो अपना सर्टिफिकेट ओके करा के जमा करें। यहाँ ओटीआर प्रक्रिया आ गई है। एक बार आपका पंजीकरण हो जाएगा तो आपको बार बार जो उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट है उस पर अपना डिटेल भी डालना पड़ेगा। तो ये यूपीपीएससी में भी ओटीआर की प्रक्रिया है, तो ओटीआर की प्रक्रिया से होगा ये। और इसमें मेरिट के आधार पे आपको इसमें यहाँ पे अपेक्षा की जाती है अपने आवेदन पत्र भरते हुए पूर्ण सावधानी तथा प्रविष्टियों का अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न न हो। आवेदन के साथ शैक्षणिक आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अवश्य अपलोड करें। देखिए 2.2 में दिया है ना कि अपने जो है आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। अन्यथा देखिए अभी एक समस्या आ गई थी कि दिव्या तनवर मैडम थी, इनका सुनने में आया कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बावजूद मतलब वो सही नहीं हो पाया था। इस वजह से उनका काफ़ी अच्छा रैंक आने के बाद भी उन्हें आईएएस नहीं अलॉट हो पाया था। तो 2.3 में दिया है कि लिखित परीक्षा में अंकों को श्रेष्ठता क्रम तथा मेरिट के आधार पे चयन किया जाएगा। आवेदन पदों हेतु वरीयता, अभी ये पहले ही आपसे आवेदन पत्र में आपको पदों की वरीयता मांग लेंगे। तो पदों की वरीयता ऐसा है कि देखिए नागरिक पुलिस सब लोगों को रहता है एग्जिल में, लेकिन जिन्हें थोड़ा पढ़ाई वगैरह करनी है आगे और आगे जाना है तो प्लाटून कमांडर को चुन सकते हैं। बहुत अच्छा पद है। और भाई नागरिक पुलिस में मित्रों आपको समय नहीं मिलेगा आगे पढ़ाई करने के लिए, तो सभी नौकरियां बहुत अच्छी हैं। आप अपने हिसाब से इसकी वरीयता अपना वरीयता भर दीजिएगा। जिन्हें नहीं पता है पदों के बारे में अगर वो कमेंट करेंगे तो इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। और 1-2 हमारे मित्र हैं जो साथ के सहयोगी थे, सहपाठी, तो उनका चयन हुआ है तो मैं उनसे इंटरव्यू करा दूंगा कि क्या आप पद वरीयता आपको कैसे भरनी है। आवेदन शुल्क जो है 500 रुपये है सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये है। अभी राष्ट्रीयता के डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना सबको पता होता है, लेकिन फिर भी वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 1962 से पूर्व भारत आ गया हो, तिब्बती शरणार्थी, ये सब
1962 के पूर्व आया होगा तो उसकी क्या ही उम्र होगी। तो ये सब इतना नहीं है, जो भारतीय नागरिक हैं वही भरे भाई। अगला क्या है इसमें, ये यहाँ पे जो पॉइंट है, ये टिप्पणी में लिख रहा है कि पात्रता प्रमाण पत्र, जो आपकी ग्रेजुएशन वगैरह संबंधित प्रमाण पत्र हैं, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, उसे वो बाद में भी आपसे ले सकते हैं, लेकिन आप लोग सुनिश्चित कर लें कि आपका सारा सर्टिफिकेट सही है और समय से जमा हो। शैक्षणिक अर्हता, इसमें देखिए शैक्षणिक अर्हता में स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। टिप्पणी में लिखा है कि अगर शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए आवेदन करते समय, उसकी अंक तालिका प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। शैक्षणिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं। अगर जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, अभी लंबित है, तो वो अभी इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। अपीयरिंग, जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में अपीयर कर रहे हैं, वो ऐसे एस्पिरेंट अभी इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, उनकी अभ्यर्थता नहीं होगी। फिर क्या बोला, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता, सक्षम समकक्षता सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। ठीक है, मतलब वही है। अधिमानी अर्हता कुछ नहीं होता है, जब दो लोगों का नंबर बराबर हो जाता है तो उसमें वो डिसाइड करते हैं कि कैसे होगा, तो उसमें डोएक हो तो अच्छा है, एनसीसी हो, बी सर्टिफिकेट, या फिर आप प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक का आपने सेवा की हो। आयु के विषय में दिया है, कट ऑफ डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो 1/7/2025 यानी कि 7वां महीना जुलाई तक, 1 जुलाई 2025 को 21 साल की आयु हो गई हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी कि 2/7/1997 के पूर्व, मतलब 2/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अभी कैटेगरी में अपना सब लोग आयु देख लें, इसी के बीच में लाई करना चाहिए। उम्र की छूट दी गई है 3 वर्ष की, सॉरी, ठीक है। तो इसमें देखिए आयु से जो संबंधित जो चीज़ें हैं, 3 वर्ष की जो छूट दी हुई है, तो सामान्यतः जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं उनको 21 से 28 वर्ष अनुमन्य होता है, वो 21 से 31 वर्ष के लोग दे सकते हैं परीक्षा को। तो इसमें दिया है कि 1994 से 2004 के बीच में, जुलाई 94 से लेके जुलाई 2004 के बीच में उनका जन्म हुआ होगा, तो ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकते हैं, उनकी आयु इस श्रेणी में है। अनुसूचित जाति को 5 वर्ष अतिरिक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को 5 वर्ष अतिरिक्त का छूट है। तो उनका आयु गणना जो होगा 2 जुलाई 1989 से 1 जुलाई 2004 के बीच उनका जन्मदिन होना चाहिए। 1/7 को भी अगर है तो वो नहीं माना जाएगा, 2/7/89 से ही काउंट किया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों को छूट है 5 वर्ष की आयु की। बहुत ही डिटेल में नोटिफिकेशन है, सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, तो सभी लोगों को नोटिफिकेशन खुद से भी ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। और जो सीरियस एस्पिरेंट है वो सुन लें, समझ लें इस चीज़ को, मैं काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और अपना वो खुद से भी इस नोटिफिकेशन को अपना पढ़ लेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों को भी 5 वर्ष की छूट है अतिरिक्त 3 वर्ष के अलावा, तो उनका भी आयु जो होगा 02/07/1989 से 01/07/2004 के बीच में होना चाहिए, यानी 2 जुलाई 1989 से 1 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए। चरित्र, तो अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा में सेवा नियोजन हो, उसके ऊपर कोई केस वोस ना हो। टिप्पणी में क्या लिख रहा है कि पदच्युत नहीं किया व्यक्ति, किसी नियुक्ति के पात्र नहीं, अगर किसी निगम से या राज्य सरकार से या संघ की सेवा से अगर उसको बर्खास्त किया गया, पदच्युत किया गया है, तो उसको भी नौकरी के लिए वो पात्र नहीं। वैवाहिक स्थिति बहुत ही क्लियर रहता है कि भाई अगर कोई जीवित पुरुष या महिला है तो उसकी एक ही शादी होनी चाहिए। अगर उसकी पत्नी या पति का देहांत हो गया तो ऐसा व्यक्ति दूसरा शादी कर सकता है। इसके अलावा जिन्होंने 2 शादियां कर रखी हैं, 4 शादियां कर रखी हैं, वो लोग इसमें परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं।
शारीरिक स्वस्थता, अभ्यर्थी का शारीरिक मानसिक स्थिति स्वस्थ होना चाहिए। चिकित्सा बोर्ड में उसके लिए देखिए पुरुषों के लिए क्या है कि सीने की माप, भार और शारीरिक मानक का परीक्षण, जैसे नॉक नी नहीं होना चाहिए। नॉक नी का मतलब क्या होना चाहिए कि जब आप खड़े होते हो तो आपके घुटने एक दूसरे में नहीं टच होने चाहिए, थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए। और बो लेग्स, फ्लैट फिट, फ्लैट फिट मतलब पैर में थोड़ी सी जगह होती है जो एकदम बराबर नहीं। वेरिकोज वेंस मतलब नसों में, पैरों की नसों में सूजन। फिर दूर और निकट दृष्टि का चश्मा आपको नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपको। और सुनने की क्षमता आपकी सही होनी चाहिए। रीनेज परीक्षण, ब्लेबर्स परीक्षण, वर्टिगो परीक्षण, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। वाक दोष मतलब बोलने में आप हकले और ये फिर तुतले, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और नागरिक पुलिस सेवा में, सॉरी अगर देखिए कुछ हार्श वर्ड्स का मैंने प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से वो चेक करेंगे। उत्तर प्रदेश निरीक्षक व नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015, नियमावली पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे तो नियमावली को भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। भर्ती की प्रक्रिया में क्या है कि जो इसमें नियमावली में संशोधन किया गया उसके अधीन भर्ती प्रक्रिया चलेगी 2015 की जो है। और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली 2021 में इसका अधिनियम पारित हुआ था, तो उसके बाद नियमावली बनी 2021 में, उसके अधीन है ये। और पीएसी तो सब बहुत पुरानी है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था इन्होंने। 1948 में इसका ऑफिशियल गठन हुआ था एक्ट के द्वारा, यूपीपीएससी एक्ट 1948। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सिलेबस आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। 400 अंक की परीक्षा है और 40 प्रश्न के 4 सेक्शन हैं, जिसमें सामान्य हिंदी है जिसके 40 प्रश्न रहेंगे, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये 40 अंक हैं। तो सामान्य हिंदी, मूल विधि और संविधान और सामान्य ज्ञान में इसी चैनल पे सब बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, जो कि यूपीपीएससीएस, यूपीएससी और आपका एसएससी सभी परीक्षाओं में आपको महत्वपूर्ण रहेगा, सभी परीक्षाओं में काम आएगा। ठीक है। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, बहुत टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो इस पर भी एक सीरीज चला देंगे उसकी। और रीजनिंग वगैरह से संबंधित है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा। तो ये है आपका सिलेबस, एसएससी से और क्या बोलते हैं यूपी SSSC से काफ़ी मेल खाता है। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि ये न्यूनतम अंकों की बात हो रही है। ऐसा न्यूनतम अंक कुछ नहीं है भाई। देखो सामान्य श्रेणी से आपको लगभग कोशिश करिए कि आप 75-80% नंबर लेके आएँ, तब तो सफलता के चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन होगा। बोर्ड लिखित परीक्षा, और ये आयु में छूट मिलने की वजह से भी बहुत लोग परीक्षा में, मुझे लगता है 10 से 15 लाख लोग बैठ सकते हैं परीक्षा में। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिन में एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में करा सकता है। विभिन्न प्रश्न पत्र के लिए विभिन्न पालियों में कलम कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा। बहुत अच्छी बात है। पिछली बार जो अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा था, तो उसमें ये सुनने में आया था कि कहीं पे परीक्षाओं में कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन काफ़ी फेयर भी हुई भर्ती, कुछ लोग पकड़े भी गए थे उसमें जांच में। तो OMR प्रणाली अच्छी होती है और OMR से ही लेने का इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है। लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। मित्रों, पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर संलग्न है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और हमारे बहुत काम की चीज़ है। इस पूरे नोटिफिकेशन में हमारे पाठ्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम तो एक प्रिंट आउट निकाल के या हाथ से लिख के आप चिपका लें कहीं पे, जिन्हें भी इसको करना है अच्छे से तैयारी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 160 प्रश्न रहेंगे। 2 घंटे में 160 प्रश्न करना बहुत ही टफ टास्क है मित्रों। बहुत ही स्पीड चाहिए और अच्छी आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए और काफ़ी अच्छा खासा आपको अभ्यास भी होना चाहिए। 4 सेक्शन होंगे। OMR उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प होंगे, ठीक है, और एक सही विकल्प आपको चुनना होगा। OMR की 3 प्रतियाँ होंगी। मूल प्रति स्कैनिंग के लिए जाएगी, दूसरी प्रति अभिलेख हेतु, तृतीय प्रति अभ्यर्थी के पास चली जाएगी। बोर्ड के अभिलेख हेतु, मतलब अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड के लिए रख ली जाएगी। और
जो एक कॉपी आपके पास रहेगी, मूल प्रति अपने साथ लेकर जाने पे अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। तो ऐसा पागलपन कोई नहीं करेगा, कुछ लोग करते हैं बदमाशी के लिए। यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र उपलब्ध कर लिया जाएगा। लिखित परीक्षा की तिथियों समय की सूचना से यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। और नियमावली के बारे में नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जा सकती है। परीक्षाओं में क्या दिख रहा है, एक से अधिक पालियों में अगर परीक्षा का संचालन होगा तो प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन कार्रवाई की जाएगी। देखिए बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो उस सब चीज़ों से घबराना नहीं, आपको बस तैयारी अपनी अच्छे से रखनी है। उपरोक्त परिस्थिति के अधीन जहाँ कहीं यह विज्ञप्ति में शब्द अंक आया उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत यानी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज्ड अंक हैं। ठीक है ना। अब देखिए उपरोक्त, यहाँ उपरोक्त ही लिखते हैं सब लोग, जो कि हिंदी का शुद्ध शब्द है उपर्युक्त। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये भी चलता है हर जगह। परंतु यह भी भर्ती बोर्ड प्रश्न पत्र की 4 विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमतः प्रसामान्यीकरण करेगा। अंतिम कुल प्रसामान्यीकृत अंकों की गणना समस्त 4 विषयों के प्रसामान्यीकृत अंकों को जोड़कर की जाएगी। ठीक है ना। ठीक है, टोटल का हो नॉर्मलाइजेशन होगा सब्जेक्ट वाइज द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमतः। ठीक है, प्रत्येक विषय में प्रथमतः होगा और द्वितीयता होगा। नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या है कि ये आपके मूल अंकों का, प्रत्येक विषयों के मूल अंकों का नॉर्मलाइजेशन करेंगे, फिर टोटल जोड़ के उनका नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अच्छा होगा, बेहतर होगा कि सभी परीक्षाओं में जो है स्तर परीक्षा का वो एक जैसा हो, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो। फिर क्या है, इसमें हिंदी विषय को छोड़ के अन्य सभी विषय जो हैं द्विभाषीय हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगे। अगर संशय होगी तो उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रश्न सही माना जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। फिर अभिलेख परीक्षण के बारे में दिया है कि आपका अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा और आरक्षण क्षैतिज और लंबवत जो आरक्षण है उनके लिए प्रावधानों को चेक किया जाएगा। और शारीरिक मानक परीक्षा होगी। शारीरिक मानक परीक्षा आपका इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। आप अपनी हाइट जाके कर लीजिएगा कि पुरुष जो हैं उनका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल, ओबीसी, एससी के अभ्यर्थी इनका 168 होना चाहिए। बस एसटी जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं उनका हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक बात और ध्यान देनी है कि देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में जो राज्य, किसी भी राज्य की वैकेंसी होती है वहाँ पे उसी राज्य से के जो ओबीसी एससी एसटी हैं वो कैटेगरी का आरक्षण ले सकते हैं। दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो सामान्य श्रेणी से ही फॉर्म भरें, अन्यथा बाद में उनका कैंडिडेचर निरस्त हो सकता है, हो जाता है। इस वजह से अपना आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूसरे राज्य के परीक्षार्थी बहुत भरते हैं, काफ़ी लोग हैं जो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, हर जगह से लोग फॉर्म भरेंगे काफ़ी संख्या में। तो आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। सीना देखिए पुरुषों के लिए होती है, केवल महिलाओं के लिए ऐसा कोई मानक नहीं होता। तो पुरुष अभ्यर्थी जो होते हैं उनको जो सीना है सामान्यतः 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसमें हवा भरने पे, फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए, नहीं 84 सेंटीमीटर। जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनमें ये जो है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुला के 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए केवल हाइट है। जो जनरल, ओबीसी और एससी से महिलाएं उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी श्रेणी से जो महिलाएं हैं उनकी हाइट 142 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन का भी ये है कि इनका वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो जिन महिलाओं का वजन थोड़ा कम है वो अपना वजन बढ़ा ले भाई। फिर अगला देखिए, यहाँ पे अभिलेखों की संवीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षण का विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दुनिया भर की डिटेल है, वो बाद में। दौड़ का आप देख लीजिए, दौड़ का है शारीरिक दक्षता परीक्षा कहलाता है ये। तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं सभी को जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी को 28 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। जो जीडी की भर्ती होती है 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना रहता है। ठीक है, तो ये उससे तो काफ़ी आसान लग रही है लेकिन टफ है, ऐसा नहीं है कि आसानी है बिल्कुल।
अभी से थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दीजिए अभ्यास। फिर महिला अभ्यर्थी हैं, 16 मिनट में इनको 2.4 किलोमीटर दौड़ना है। वो भी महिलाएं काफ़ी अपना इसमें अभ्यास कर लें थोड़ा बहुत, उनको भी अभ्यास की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, दक्षता परीक्षा के दौरान जो भी स्टेरॉयड वगैरह का प्रयोग नहीं लेना चाहिए, इसकी जांच कराकर अभ्यर्थता निरस्त की जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। चयन अंतिम योग्यता परीक्षा, लिखित परीक्षा के आधार पर, अंकों के आधार पर आरक्षण नीति की दृष्टिगत बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता में क्रम में अनुसार चयन की सूची तैयार करेगा। ठीक है ना, जो मेरिट के आधार पे होगा भाई। सभी मित्रों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी आपका चयन होगा मेरिट के आधार पे होगा। ठीक है, कोई भी अनैतिक प्रक्रियाओं का प्रयास नहीं करेगा। सभी अभ्यर्थी ईमानदारी से परीक्षा देंगे और सफल होंगे। फिर यहाँ पे दिया है आरक्षण के विषय में डिटेल दिया गया है, और आरक्षण के विषय में जो है इसके बारे में सबको जानकारी होती है। अपना सर्टिफिकेट बस आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट तहसील से बनवा लीजिएगा। फिर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, भूतपूर्व सैनिकों के बारे में डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ठीक है, OTR करके यहाँ पे आप लोग अपना यूनिक ईमेल आईडी और यूनिक मोबाइल नंबर, यानी कि एक OTR के लिए आपका एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल पड़ेगा। ठीक है ना। डिजी लॉकर अकाउंट का भी प्रयोग कर सकते हैं सत्यापन के लिए। तो सारी चीज़ें मैं भर के दिखा दूंगा आपको अभी इसका एक बार कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। मित्रों, इसमें एक रियल टाइम फोटोग्राफ का भी है, प्रावधान किया गया है कि रियल टाइम में आपका तुरंत फ़ोटो खींच के वो होगा। मैं आपको भर के दिखाऊंगा। हस्ताक्षर के भी विषय में है, पदों की वरीयता आपको कैसे भरनी है। तो जो लोग को जैसा है पदों के विषय में और मैं डिटेल में एक बार समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके बारे में आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। जिनको देखिए पढ़ाई करनी है आगे, जिनको आगे UPSC UPBCS देना है, वो भाई प्लाटून कमांडर भरेंगे और क्या बोलते हैं विशेष सुरक्षा बल भरेंगे। और जिनको ये है कि हाँ नौकरी करनी है, सिविल नागरिक पुलिस के लिए करना है, अपराधियों से जूझना है, उन्हें शौक था कि हाँ मैं थानों पर ड्यूटी करूँगा, तो वो भाई नागरिक पुलिस भरेंगे, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। बाकी और डिटेल में इनके प्रोज एंड कॉन्स में बताऊँगा आगे। डिजी लॉकर के बारे में क्या प्रावधान है वो सब फॉर्म भरते हुए मैं डिटेल में बताऊंगा। बायोमेट्रिक होगा परीक्षा के दौरान, हेल्पलाइन का डिटेल दिया है। और यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सामान्य हिंदी में आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से प्रश्न नहीं के बराबर आते, नहीं ही आते, हिंदी से ही प्रश्न आएंगे। व्याकरण का ज्ञान, जैसे वर्णमाला, कवर्ग, खवर्ग सारा पता होना चाहिए। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पे एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, सारी डिटेल में मैं बातें बताऊंगा आप लोगों को। बुक्स आप लोग पृथ्वीनाथ पांडे और हरदेव बाहरी, इनको आप रेफ़र कर सकते हैं। वासुदेव नंदन भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है, उन्हें भी आप रेफ़र कर सकते हैं। मूल विधि में देखिए बहुत अच्छा किया इन्होंने, बता दिया कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि अभी ये होता है कि हाँ IPC भारतीय दंड संहिता 1860 पढ़ना है, तो नहीं, 2023 में ये जो नए कोड आए हैं इन्हें ही पढ़ना है। अनुसूचित जाति के सदस्य, महिला, बच्चों के संरक्षण में विधायी प्रावधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, सारी बातें आपको बता दूंगा। इसमें मूल बातें क्या है, IT और राष्ट्रीय NS से क्या होता है, सब मैं आपको बता दूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, इसके तहत कैसे नज़रबंद होते हैं, हाँ, और कैसे वो हिरासत में लिया जाता है, कितने समय तक होती है। साइबर अपराधों के बारे में क्या क्या है, हमारा जो अभी नई पॉलिसी आई है 2021 में। जनहित याचिकाओं के बारे में PIL PN भगवती ने कैसे कैसे इन सब चीज़ों में होता है। न्यायिक निर्णयन, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण। ठीक है, संविधान से शुरू करूंगा मैं आपको। संविधान आपको काफ़ी डिटेल में बता दूंगा, आपको हमेशा काम आएगा। फिर सामान्य विज्ञान, ये सारा जो आपका जनरल है आप लूसेंट वगैरह से कर सकते हैं, आपको बताऊंगा मैं। और घटना चक्र वगैरह भी सारा डिटेल में करा दूंगा इस पर। वो PCS के अभ्यर्थियों के लिए और आपके लिए और UPSC के अभ्यर्थियों के लिए, सबके लिए कॉमन रहेगा। संख्यात्मक, मेरा जो है संख्यात्मक और मानसिक योग्यता आप अगर कहेंगे तो इस चैनल में बता दूंगा आपको। रीजनिंग भी थोड़ा बहुत। ये प्रारूप देख लीजिएगा, जो SC ST का सर्टिफिकेट है उसका ये प्रारूप होना चाहिए, और OBC के जो कैंडिडेट हैं उनका ये प्रारूप होना चाहिए, और
ये स्वतंत्रता सेनानियों के क्या हैं, जो हैं वार्ड हैं जो उनके आश्रित हैं, उनके लिए ये प्रारूप है। और ये है ईडब्ल्यूएस का प्रारूप है और स्वयं का घोषणा पत्र है ईडब्ल्यूएस का। फिर राज्य के कर्मचारियों के लिए प्रावधान है जो आयु श्रेणी का लाभ उठा रहे हैं, और तो उनके लिए राज्य अधीन सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने प्रमाण पत्र का प्रारूप। ठीक है, धन्यवाद। ये वीडियो अभी समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो, 25 मिनट का हो गया। धन्यवाद। आगे इसमें डिटेल में भी बात करेंगे। फिर जो आपका सिलेबस है एक उसको डिटेल में कराना पड़ेगा, और आपको जो इनका जॉब प्रोफाइल और वर्क प्रोफाइल है और प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं वो आपको एक बार डिटेल में बता दूंगा। धन्यवाद।